जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं इस कहानी का चापलूस सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर हूं, तब मैंने सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया। मैं अपनी 7 साल की सौतेली बेटी के साथ एक पेरेंटिंग रियलिटी शो में था। बाकी पिता अपने बच्चों के लिए हेल्दी खाना बना रहे थे और उन्हें बिगाड़ने में किसी चैंपियन से कम नहीं लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैं आधी रात तक फ्री फायर खेलता रहता और फिर दोपहर तक सोता रहता था। हालांकि सीधे दोपहर तक नहीं सोया था। मेरी सौतेली बेटी ने मुझे 2 बार जगाया था। पहली बार वह लंच बनाकर लाई थी और मुझे उठकर खाने के लिए बुला रही थी, और पता नहीं कैसे हमारी यह अजीब पिता बेटी जोड़ी इंटरनेट पर वायरल हो गई। एक दर्शक ने कमेंट किया, यह छोटी बच्ची अपने निकम्मे बाप की देखभाल करते करते खुद परेशान हो रही है। मैं तुम्हारे स्नैक्स नहीं खाऊंगी और ना ही तुम्हारा दूध पीऊंगी, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। चीनी गुड़िया जैसी नाजुक दिखने वाली उस छोटी लड़की ने छिड़कर चिल्लाते हुए कहा, जिससे मेरा सिर दर्द करने लगा। उसने हाथ घुमाकर मेरे हाथों में पकड़े स्नैक्स और दूध जमीन पर गिरा दिए। लेकिन जैसे ही दर्द कम हुआ, मेरा दिमाग अचानक पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया। दबी हुई यादें एक बाढ़ की तरह लौट आईं और तभी मुझे सच्चाई समझ में आई। मैं इस उपन्यास का वही चापलूस सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर था। इस किरदार यानी मैंने हर चाल चलकर फीमेल लीड क्लोए एंडरसन से शादी की थी, जो पहले से एक बेटी की मां थी। लेकिन शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही क्लोए और मेल लीड लियम कार्टर एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों को लगा कि उन्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया है। क्लोए ने मुझसे तलाक मांगा और मेरी सौतेली बेटी सोफी उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर बन गई। वह दोनों को मिलाकर खुशहाल परिवार बनाने में मदद करने लगी, और मैं ये बेवकूफ आशिक सपोर्टिंग कैरेक्टर, मेरा प्यार नफरत में बदल गया। मैंने फीमेल लीड को परेशान किया, मेल लीड को फंसाने की कोशिश की, अपनी छोटी सौतेली बेटी के साथ बुरा व्यवहार किया और आखिर में एक दुखद मौत मरा। यह सब जानने के बाद मैं पूरी तरह टूट गया। मैं तुरंत तलाक लेकर फीमेल लीड, मेल लीड और अपनी सौतेली बेटी तीनों से दूर भाग जाना चाहता था। लेकिन शादी के तुरंत बाद क्लोए बिजनेस ट्रिप पर विदेश चली गई थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। और मेरे इस उपन्यास में आने से पहले सोफी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए मैंने हम दोनों को इस पेरेंटिंग रियलिटी शो में साइन कर दिया था। अब हम पहले से ही प्रोडक्शन टीम के साथ यहाँ मौजूद थे। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता तो भारी जुर्माना भरना पड़ता, और मैं अपने पैसे छोड़ने से अच्छा मरना पसंद करता। इसलिए मैंने फैसला किया कि शो खत्म होने तक बस आलस करूंगा और जैसे तैसे समय काटूंगा। जो छोटी लड़की अब भी मुझ पर चिल्लाई थी और मेरे स्नैक्स गिरा दिए थे, वह सोफी थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें अंगूर जैसी थीं, लंबी पलकें और गोरी मुलायम त्वचा। गुलाबी ड्रेस में वह किसी परी जैसी लग रही थी, लेकिन उसका गुस्सा उसकी माँ जितना ही खराब था। असल में सोफी सिर्फ इसलिए इस शो में आई थी क्योंकि मैंने उसकी माँ से बहुत मिन्नतें की थी। मैंने क्लोए से कहा था कि मैं सोफी के साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ। क्लोए वैसे भी हैंड्स ऑन माँ बनना चाहती थी, इसलिए जब मैंने खुद बच्चे की जिम्मेदारी लेने की बात कही तो उसने अपनी माँ वाली ताकत का इस्तेमाल करके सोफी को मजबूर कर दिया। नतीजा, पूरे सफर में सोफी ने मुझे पूरी तरह इग्नोर किया और मैं उसके पीछे नौकर की तरह घूमता रहा। उससे पूछता कि वह ठीक है या नहीं, उसे पानी देता, स्नैक्स ऑफर करता, लेकिन वह सब पुराना मैं कर रहा था। वह मैं जो अभी तक जागा नहीं था, अब वाला मैं सब समझ चुका था। जब भी मैं सोचता कि ये छोटी लड़की मेरे साथ बर्फ की दीवार जैसी ठंडी रहती है, लेकिन मेल लीड लियम कार्टर के सामने एक प्यारी मासूम बच्ची बन जाती है, तो मेरा सारा उत्साह खत्म हो जाता। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें नहीं चाहिए, तो अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैंने जमीन पर गिरे सारे स्नैक्स उठाकर वापस बैग में रख दिए, फिर जानबूझकर उसके पसंदीदा लाइम फ्लेवर वाले चिप्स निकाले और खुद खाने लगा। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर इंसान हार मानने को तैयार हो जाए। सोफी ने नाक सिकोड़ते हुए मुझे देखा, जैसे उसे मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा ना हो। मेरे जागने से पहले मैं एक प्यार में पागल बेवकूफ था। क्लोए की एंटरटेनमेंट कंपनी में सिर्फ अपने अच्छे चेहरे की वजह से साइन होने के बाद भी मैंने अपना पूरा करियर छोड़कर सिर्फ उसका पीछा किया। मैं कई बार शूटिंग छोड़कर उससे मिलने चला जाता था। इसी वजह से इंडस्ट्री में मेरी बहुत खराब बदनामी हो गई थी। ऑनलाइन लोग भी मुझे बुरी तरह ट्रोल करते थे। जैसे ही मैं स्क्रीन पर आता, लाइव चैट गालियों से भर जाती। ये घटिया आदमी सच में आ गया, मर क्यों नहीं जाता? इतना गंदा इंसान हमारे आइडल लियम के साथ स्क्रीन शेयर कैसे कर सकता है? वो प्यारी बच्ची सोफी दिख रही है, ये आदमी उसका सौतेला बाप बनने के लिए पागल है। सुना है उस बच्ची का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है, और ये सुंदर लड़का यहाँ तक कैसे पहुंचा? अगर समझते हो तो समझ जाओ। मेरे पुराने चापलूस व्यवहार की वजह से लोग मुझे बेशर्म कहते थे। दूसरी तरफ क्योंकि सोफी लगातार मुझे इग्नोर कर रही थी, दर्शक उसकी तारीफ कर रहे थे कि वह कितनी समझदार है। मैंने मन ही मन आह भर, क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं बदल चुका हूँ? मैंने दूध का पैकेट उठाया, स्ट्रॉ लगाई और पीना शुरू कर दिया। सोफी मेरी तरफ मुड़ी, उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी, जैसे वह सोच रही हो, चाहे तुम कितना भी खुशामद करो, मैं तुम्हारा दूध कभी नहीं पीऊंगी। लेकिन इस बार मैंने उसे दूध ऑफर ही नहीं किया, मैं खुद ही पीने लगा। सोफी का चेहरा जम सा गया। शायद उसे लगा था कि हमेशा की तरह मैं फिर से प्यारे पिता का नाटक करते हुए उसे दूध दूंगा, लेकिन इस बार सब अलग था और दर्शक पूरी तरह पागल हो चुके थे। ये तो बहुत मजेदार ड्रामा है। क्या ये आदमी सच में 7 साल की बच्ची के साथ माइंड गेम खेल रहा है? नहीं, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। इसी दौरान हम शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए, कैटस्किल्स के एक दूर दराज देहाती रिसोर्ट में। गेस्ट एक 3 मंजिला विला में ठहरे हुए थे और अभी बाकी लोग नहीं पहुंचे थे। मैं,
और सोफी अलग अलग सोफों पर बैठे थे। वही अपनी गुड़ियों से खेल रही थी जबकि मैं फोन चला रहा था। और सबसे जरूरी बात, मैं लगातार खाए जा रहा था। घर से निकलने से पहले मैं इतना ज्यादा सोफी के पीछे घूम रहा था कि नाश्ता तक नहीं कर पाया था। अब चिप्स और चिकन विंग्स खत्म करने के बाद मैं कुकीज, ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता जो भी था सब खाने लगा। सोफी बार बार चोरी छिपे मेरी तरफ देख रही थी। हर बार उसका छोटा सा चेहरा और ज्यादा गुस्से से भर जाता। फिर मैंने बैग में रखी उसकी पसंदीदा यूं हूं ड्रिंक की आखिरी बोतल उठाई और उसमें स्ट्रॉ घुसा दी। बस फिर क्या था, सोफी से रहा नहीं गया और वह तुरंत खड़ी हो गई। अगर तुम सब कुछ खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगी? लाइव चैट तुरंत फट पड़ा। ओहो, आखिरकार सोफी फंस गई। वो सुंदर लड़का अंदर ही अंदर कितना खुश हो रहा होगा। अब तो वो सारे स्नैक्स उसे दे देगा। हाय, कितनी निराशाजनक बात है। अब सोफी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगेगी। इसमें सोफी की गलती नहीं है। वो खूबसूरत लड़का बहुत चालाक है। 7 साल की बच्ची को ऐसे ललचाना कौन मना कर पाएगा? मैं तो 19 साल का हूँ और मैं भी खुद को रोक नहीं पाता। मैंने स्ट्रॉ यूहू में लगाई और आराम से कहा, तुमने ही कहा था कि तुम मेरा खाना नहीं खाओगी, लेकिन अब मुझे चाहिए। मुझे वो यूहू दो, बहुत देर हो चुकी। सोफी ने होंठ फुलाकर कहा, तुम बड़े हो और मैं बच्ची, क्या तुम मुझे यूहू नहीं दे सकते? मैंने कंधे उचकाए। हम दोनों ही पहली बार इंसान बने हैं, हमेशा मैं ही क्यों समझौता करूं? सोफी का चेहरा और लाल हो गया, लेकिन उसकी बेवकूफी भरी बच्चों वाली जिद उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ, आपने कहा था कि आप मुझे अपनी बेटी जैसा मानेंगे। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, वो पहले की बात थी। अब जब मैंने तुम्हारी माँ से शादी की है तो मुझे समझ आ गया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए मैं उनसे तलाक लेने वाला हूँ। ज्यादा समय तक तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। सोफी तुरंत बोली, आपने ये कहा है तो अब पीछे नहीं हट सकते। मैं अभी मम्मी को फोन करके बताऊंगी कि आप तलाक चाहते हो। आजकल के बच्चे सच में बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। उसने कई बार मुझे उसकी माँ के सामने बेइज्जती करवाते देखा था। एक बार तो मैं क्लोए से मिलने के लिए इतना पागल हो गया था कि आत्महत्या की धमकी तक देने वाला था। इसीलिए सोफी अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसकी माँ के प्यार में पागल हूँ। अब जब मैंने तलाक की बात कही तो उसे लगा मैं सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यूं का घूंट लिया और मुर्गी की तरह सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ कर लो फोन। सोफी चुप हो गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। लाइव चैट भी अचानक शांत हो गई। थोड़ी देर बाद एक कमेंट आया, मुझे नहीं लगता ये सुंदर लड़का मजाक कर रहा है। क्या वो सच में तलाक लेना चाहता है? जिस अमीर शादी में वो इतनी बेशर्मी से घुसा था, क्या वो उसे छोड़ देगा? क्या आखिरकार उसके दिमाग का पानी निकल गया? लेकिन बच्चे के सामने तलाक की बात करना बहुत गलत है। क्या फर्क पड़ता है, वह सिर्फ सौतेला बाप है और सोफी उसे पसंद भी नहीं करती। शायद सोफी तो खुश होगी कि वो तलाक की बात कर रहा है। फिर भी मैं इस आदमी को पसंद नहीं कर पा रहा। तभी विला के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी और लाइव चैट फिर पागल हो गया। लेकिन इस बार कोई भी मेरे या सोफी के बारे में बात नहीं कर रहा था। पूरा स्क्रीन सिर्फ एक नाम से भर गया, लियम कार्टर। हार्ट थ्रोब आ गया। कितना हैंडसम है। मैं उसकी नाक पर झूला झूलना चाहती हूँ। OMG, आखिरकार मेरा लियम आ गया। इतना ज्यादा हैंडसम होना लीगल भी है क्या? गोरा लेकिन दुबला पतला लियम कार्टर अंदर आया। उसके एक हाथ में बड़ा सूटकेस था, पीठ पर भारी बैकपैक और दूसरे हाथ में एक प्यारी 5 साल की बच्ची। अंदर आते ही उसने मुस्कुराकर मुझे हेलो कहा। फिर सामान नीचे रखकर उसने छोटी बच्ची एवा को प्यार से सोफे पर बैठाया। इस सीजन में लियम अकेला सिंगल गेस्ट था। उसके साथ आई बच्ची एवा कोई सेलिब्रिटी नहीं थी। डायरेक्टर ने उसे सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि वह सुंदर, स्मार्ट और बहुत प्यारी थी। लियम ने अपना बैग खोला, उसमें से यूहू का पैकेट निकाला और सीधे सोफी के पास गया, जो अभी भी मुझे घूर रही थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, सोफी मैं तुम्हारी पसंदीदा यूहू लाया हूँ, लो। उसका व्यवहार सोफी के साथ काफी अपनापन भरा था और मुझे इस पर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये सब बिल्कुल उसी तरह हो रहा था जैसा कहानी में लिखा था। अगर मुझे सच्चाई का एहसास ना हुआ होता तो शायद मैं उसी वक्त फट पड़ता। शो पर आने से पहले मुझे एक गुमनाम लिफाफा मिला था। उसमें क्लोए की कार में बैठे लियम की तस्वीरें थीं और एक फोटो जिसमें क्लोए लियम को गले लगा रही थी। लियम भी क्लोए की कंपनी का एक्टर था, एक टॉप टियर अभिनेता। लेकिन असल जिंदगी में दोनों कभी निजी तौर पर साथ दिखाई नहीं देते थे, इसलिए उन तस्वीरों पर मुझे पूरा भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन अब जब मैंने देखा कि लियम सोफी से कितना परिचित था तो बात अलग लगने लगी। सोफी आमतौर पर लोगों को यह नहीं बताती थी कि उसे यूं पीना कितना पसंद है। उपन्यास की असली कहानी में मैंने बिना सोचे समझे तस्वीरों पर भरोसा कर लिया था। मुझे यकीन हो गया था कि क्लोए और लियम के बीच कुछ चल रहा है और वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई थी। मैंने सोफी को लियम की दी हुई यूं पीने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जितना मैं रोकता वह उतनी ही जिद करती। आखिरकार बहुत बड़ा तमाशा हुआ और दर्शक मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगे। लेकिन अब मैं जाग चुका था, क्योंकि लियम सोफी के साथ समय बिताना चाहता था। मैं तुरंत कैमरे के फ्रेम से हट गया, एक तरफ जाकर अपना यूं पीते हुए रील्स स्क्रॉल करने लगा। लाइव चैट पूरी तरह लियम की तारीफों से भरा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि असल जिंदगी में लियम इतना जेंटलमैन है। मैं रास्ते में लाइव स्ट्रीम देख रहा था। सोफी यूं चाहती थी और आते ही उसने उसे दे दिया। अगर सोफी का सौतेला बाप वो बेवकूफ सुंदर लड़का नहीं बल्कि लियम होता तो ये फैमिली कितनी खूबसूरत लगती। मैं तो लियम और सोफी की फादर डॉटर जोड़ी को शिप करने लगा हूँ। मैं ये सब देखकर बस चुप रह गया। कानूनी तौर पर मैं अभी भी उसका पति था और लोग खुलेआम चाहते थे कि कोई दूसरा आदमी उसकी पत्नी
और बेटी दोनों जीत ले। असल में दिमाग से मरे हुए लोग कौन थे जो ऐसी घटिया और नैतिकता से गिरी हुई बातें कर रहे थे? तो मतलब ना सोफी गलत थी ना लियम गलत था, गलत सिर्फ मैं था। सोफी और लियम चाहे कुछ भी करें, दर्शक उन्हें प्यार ही करते थे और मुझे बस गालियां मिलती थी। ठीक है, मैं प्यार में पागल बेवकूफ था, मैं डिजर्व करता था। छिड़कर मैंने फोन में गेम खेलना शुरू कर दिया। मैं पहले ही उनसे दूर हट चुका था, लेकिन तभी अचानक कुछ भारी चीज मेरी गोद में आ गिरी। मैंने नीचे देखा, लियम ने यूहू का पूरा पैकेट मेरी तरफ फेंका था। वह अब भी मुस्कुरा रहा था, उसकी आवाज भी पहले जैसी नरम थी। सोफी शर्म के मारे खुद नहीं ले रही, तुम उसके लिए रख लो और बाद में दे देना। लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि वह अंदर से ठंडा और ताना मारने वाला था। मैंने हैरानी से सोफी की तरफ देखा और उसने मुझे घूरकर जवाब दिया। ये छोटी शैतान अचानक स्क्रिप्ट से बाहर क्यों जा रही थी? तभी लियम ने फिर कहा, इथन तुम बड़े हो, इतने बचकाने मत बनो कि एक बच्चे के स्नैक्स छीन लो। अगर तुम्हें इतना खाने का मन है तो शो खत्म होने के बाद खुद खरीद लेना। लाइव चैट तुरंत उसकी तारीफों से भर गया। वाह, लियम ने सही जगह पर उसे सुनाया। ये आदमी कितना पेटू है, बच्चे के स्नैक्स तक खा गया। क्या ये सच में सुअर है? इसे स्क्रीन टाइम क्यों देते हैं? हमें बस हमारे शानदार लियम को देखना चाहिए। मैंने बिना कुछ बोले यूहू का पैकेट उठाया और सीधे सोफी के हाथों में रख दिया। लो, सब तुम्हारा है, अगर खत्म हो जाए तो इनसे मांग लेना। मुझे यकीन है ये खुशी खुशी तुम्हारे लिए और खरीद देंगे। लियम की आंखें चमक उठी। उसने प्यार से सोफी के सिर पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह सचमुच उसका पिता हो। बिल्कुल सोफी, जब भी यूहू चाहिए हो बस अंकल लियम को बता देना, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खरीद दूंगा। मैं खड़ा हुआ और विला से बाहर निकल गया। तुम लोगों से बहस में नहीं जीत सकता तो कम से कम दूर तो जा सकता हूँ। उस दिन कोई आधिकारिक टास्क नहीं था। क्रू सिर्फ मेहमानों के सफर और आगमन को शूट कर रहा था। जो लोग जल्दी पहुंच गए थे उनके लिए खाने पीने का इंतजाम था। लेकिन मैंने कहानी का प्लॉट फॉलो ही नहीं किया। पूरा दिन गेम खेलते हुए आलस करता रहा। उधर सोफी, लियम और एवा के साथ समय बिताती रही। जब तक सारे मेहमान आ गए शाम हो चुकी थी। कमरों के लिए चिट्ठियां निकाली गईं और किस्मत देखो, मेरा कमरा और लियम के ग्रुप का कमरा साथ साथ निकला। हर कमरे में 2 बेड थे। पूरा दिन गेम खेलने के बाद मैं नहा धोकर सीधे बिस्तर पर लेट गया और फिर से गेम खेलने लगा। रात के करीब 10:30 बजे सोफी वापस कमरे में आई। मैंने गेम से नजर हटाए बिना पूछा, तुम वापस क्यों आ गई? असल कहानी के हिसाब से लियम द्वारा बचाए जाने और यूहू मिलने के बाद उसे उस जेंटलमैन मेल लीड पर फिदा हो जाना चाहिए था। उसे पूरा दिन उसी के पीछे घूमना चाहिए था, यहाँ तक कि सपने देखने चाहिए थे कि काश लियम उसका असली पिता बन जाए। और क्योंकि मैं ये सपोर्टिंग कैरेक्टर अब कोई तमाशा नहीं कर रहा था तो उसे मुझे पूरी तरह भूल जाना चाहिए था। उसे वहीं उनके कमरे में सो जाना चाहिए था। तो फिर वह खुद वापस क्यों आ गई? मेरे पूछने के बाद काफी देर तक वह चुप रही। मैंने गेम पॉज किया और ऊपर देखा। छोटी लड़की मेरे बिस्तर के सामने खड़ी थी। उसकी छोटी मुट्ठियां कसकर बंद थीं, चेहरे पर तनाव था और वह गुस्से से मुझे घूर रही थी। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। क्या हुआ? किसने तुम्हारे पैसे खा लिए? सोफी अचानक चिल्लाई, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? ये मेरा बिस्तर है, आप मुझे दूसरे कमरे में क्यों सुलाना चाहते थे? उसकी आंखें लाल हो गई थी, आंसू भर आए थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। आप पहले ऐसे नहीं थे। एवा बहुत बच्ची जैसी है, मुझे पूरा दिन उसके साथ खेलना पड़ा। मैं सोच रही थी कि आप मुझे लेने आओगे, लेकिन नहीं, आपको तो बस अपना बेवकूफ गेम ही प्यारा है। और आपने मुझे किसी अजनबी का यूं पीने क्यों दिया? अगर उसमें जहर होता तो मेरे होंठ फड़क गए। मुझे नहीं लगता बात इतनी दूर जाती। सोफी तुरंत बोली, मेरी टीचर ने सिखाया है कि अजनबियों से खाना नहीं लेना चाहिए। आप मेरे सौतेले पापा हो, फिर भी आपने मुझे रोका तक नहीं। फिर आप खुद को मेरा स्टेप डैड कैसे कह सकते हो? मैंने थके हुए अंदाज में कहा, मैंने बताया तो था कि मैं तुम्हारी माँ से तलाक लेने वाला हूँ। सोफी तुरंत बोली, लेकिन जब तक तलाक नहीं होता तब तक आप मेरे स्टेप डैड हो। इतना कहकर वह गुस्से से मुंह फुलाती हुई बाथरूम में नहाने चली गई और मैं पूरी तरह स्तब्ध था। ये अचानक उसका व्यवहार इतना क्यों बदल गया? क्या वो पहले मुझे अपना स्टेप डैड होने से नफरत नहीं करती थी? मुझे लगा जरूर मैंने कुछ मिस कर दिया है, इसलिए मैंने गेम बंद किया और फोन में लाइव स्ट्रीम का रिकॉर्डिंग देखने लगा। तब मुझे पता चला पूरा दिन लियम द्वारा दिए गए यूहू में से सोफी ने एक भी नहीं पिया था। वह एवा के साथ खेल रही थी, गुड़ियों से खेल रही थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि उसका ध्यान कहीं और था। लियम उससे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह बस ठंडे जवाब देती रही। उसने उसके दी खाने पीने की किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया और कमरे में वापस आने से ठीक पहले उसने सारे यूहू और बाकी स्नैक्स वापस लियम को लौटा दी। उसने विनम्रता से कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी टीचर कहती हैं कि बच्चों को अजनबियों से चीजें नहीं लेनी चाहिए। लियम का चेहरा वहीं जम गया। वह बोला, सोफी, तुम्हारी माँ और मैं बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम अजनबी नहीं हैं। सोफी ने मासूम लेकिन गंभीर आवाज में जवाब दिया, मम्मी कहती हैं कि शादीशुदा औरत किसी अकेले आदमी की बहुत बहुत अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। पहले आप अच्छे दोस्त रहे होंगे, लेकिन अब मम्मी शादीशुदा हैं, तो अब आप सिर्फ सामान्य दोस्त हो सकते हो, वरना मेरे स्टेप डैड नाराज हो जाएंगे और अगर वो नाराज हुए तो मम्मी मुझे डांटेंगी। आज मेरा ध्यान रखने के लिए फिर से धन्यवाद। गुड नाइट। अब मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। इतना कहकर सोफी ने लियम को झुककर विनम्रता से प्रणाम भी किया। शायद लियम का चेहरा इतना खराब हो गया था कि कैमरा मैन ने तुरंत कैमरा दूसरी तरफ घुमा दिया, वरना मैं
उसकी वो अनमोल शक्ल देख पाता। और सच कहूं, सोफी की इस छोटी सी स्पीच ने पूरे कमेंट सेक्शन का माहौल बदल दिया था। वाह, इतनी अच्छी परवरिश वाली बच्ची, इसके संस्कार कमाल के हैं। सोफी की बात सुनकर लग रहा है मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए। मैं तो एक बच्चे जितना भी समझदार नहीं हूँ। मैं तो लगभग उस दूसरे आदमी को शिप करने लगा था। अब शर्म आ रही है। मैंने अभी तक सोफी की माँ को देखा भी नहीं, लेकिन मैं उनसे प्यार करने लगा हूँ। सिर्फ दर्शक ही नहीं, मैं खुद भी सोफी के इस रूप को देखकर हैरान था। लेकिन फिर भी मैं उलझन में था। कहानी में तो सोफी को हर बात पर मेरा विरोध करना था और लियम के साथ असली बाप बेटी जैसा रिश्ता बनाना था। फिर अचानक ये बदलाव क्यों? क्या इसलिए क्योंकि मैं विलेन नहीं बना? क्या 7 साल की उम्र में भी रिबेल फेज शुरू हो सकता है? या फिर इसलिए क्योंकि मैंने उसे रोका नहीं, बल्कि खुद लियम के पास जाने दिया, तो उसने उल्टा मेरे साथ रहना शुरू कर दिया। लगता था बटरफ्लाई इफेक्ट पूरी ताकत से काम कर रहा था और अब आगे की पूरी कहानी भी बदलने वाली थी। थोड़ी देर बाद सोफी नहाकर बाहर आई। उसने क्रीम रंग का कॉटन पायजामा पहना हुआ था। नहाने के बाद वह और भी प्यारी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी फूला हुआ था। उसके गुलाबी गाल गुस्से में गुब्बारे की तरह फूले हुए थे। जब सोफी अपने बिस्तर की तरफ चली तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, अब तो आपको समझ आ गया ना कि गलती आपकी थी, लेकिन अगर आप माफी भी मांगोगे तब भी मैं आपको आसानी से माफ नहीं करूंगी। वह बिल्कुल किसी घमंडी छोटी राजकुमारी जैसी लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसू या रो। वह बिस्तर पर चढ़ी, मेरी तरफ पीठ कर ली और कंबल सिर तक खींच लिया। मैंने हल्की सांस भरी, फिर उठकर अपने बैग से एक लिमिटेड एडिशन गुड़िया निकाली और उसके पास गया। तुम सोने से पहले हमेशा इसी से खेलती हो ना? लो, मैं इसे तुम्हारे लिए लाया था। सोफी ने नाराज होकर हूँ किया और कुछ सेकंड तक मुझे इग्नोर करती रही, लेकिन आखिरकार उसने हाथ बढ़ाकर गुड़िया छीन ली और खेलने लगी। मैं उसके बिस्तर के किनारे बैठ गया। देखो, तुमने खुद देखा है कि तुम्हारी मम्मी हमेशा मेरे साथ काफी ठंडी रही हैं। शादी के बाद भी हमेशा मेहनत मैं ही करता रहा, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। अब मैं उनके पीछे भागना नहीं चाहता। अब मैं बस मेहनत करके पैसा कमाना चाहता हूँ। और अगर तुम्हारी माँ और मेरा तलाक हो भी जाए तो भी अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती। सोफी तुरंत बोल पड़ी। मैंने कब कहा कि मैं आपसे नफरत करती हूँ? यह कहते ही उसके कानों के सिरे और गाल लाल हो गए। मैं खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। अच्छा, तो अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती तो चलो दोस्त बन जाते हैं। मैंने हल्के से उसके कंबल पर थपथपाया। पक्का रहा। अब तुम आराम से अपनी गुड़िया से खेलो, नींद आए तो सो जाना, मैं कुछ और गेम खेलूंगा। सोफी मुझे खाली नजरों से देखती रही। वह पूरी तरह उलझन में लग रही थी। मैं वापस अपने बिस्तर पर गया, लेट गया और फोन चालू कर लिया। लाइव चैट पागल हो चुका था। दोस्त LOL। 20 साल बाद सोफी की शादी में वो किसी सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करके कहेगी ये मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं रोक पा रहा खुद को। सोफी का कंफ्यूज और बेचारा चेहरा बहुत फनी लग रहा है। पहले मुझे हंस लेने दो। हा 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 हा। मैं उठकर कैमरा ढकने चला गया। हालांकि ये लाइव स्ट्रीम थी, लेकिन रात में कैमरा ढकने की अनुमति थी। लाइव चैट तुरंत चिल्लाने लगा, नहीं, कैमरा मत ढको, प्लीज हमें देखने दो। मैं पूरी रात इस क्यूट बच्ची और बड़े बेवकूफ अंकल को देखना चाहता हूँ। मैं हैरान था, इतने सारे लोग अचानक मेरी स्ट्रीम में क्यों आ रहे थे? उन्होंने अपने प्यारे हार्ट थ्रोब लियम को छोड़कर मेरे जैसे बदनाम छोटे मोटे एक्टर को देखना क्यों शुरू कर दिया? और ये बड़ा बेवकूफ कौन था? मैं इन लोगों की पसंद कितनी खराब है। मैं तो बिल्कुल साफ दिमाग वाला समझदार आदमी हूँ, लेकिन मुझे मानना पड़ा सोफी के वापस आने के बाद लाइव चैट पहले से काफी सामान्य हो गया था। मैं गेम खेलता रहा। उधर सोफी अपनी गुड़िया को 2 नए कपड़े पहनाकर आखिरकार सोने की तैयारी करने लगी। उसने पूछा, आप अभी तक नहीं सोए? मैंने फोन से नजर हटाए बिना कहा, बस ये वाला राउंड खत्म होने दो। लेकिन एक राउंड खत्म होते ही मैंने दूसरा शुरू कर दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। सोफी की नींद खराब ना हो इसलिए मैंने कंबल सिर पर डाल लिया, लेकिन थोड़ी देर में फोन की स्क्रीन धुंधली हो गई, तो मैंने हवा आने के लिए कंबल में छोटा सा छेद बना लिया और फिर से खेलने लगा। आधी रात हो गई है, आप अभी भी खेल रहे हो? मैं गेम के बहुत इंपॉर्टेंट मोड पर था। सोने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने उसे बहलाने की कोशिश की, बस एक आखिरी राउंड, फिर सो जाऊंगा। सोफी तुरंत बोली, 1 घंटे पहले भी आपने यही कहा था दोस्त। मैं चुप हो गया। फिर बोला, सुबह जब तुम अपनी गुड़िया से खेल रही थी तब तुमने भी तो कहा था कि तुम्हें परेशान ना करूं, और मैंने परेशान नहीं किया था। सोफी ने सिर हिलाया। सही बात है, हमें बराबरी रखनी चाहिए। तो अब आप मुझे परेशान मत करो और खुद जाकर सो जाओ। मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम पूरी रात गुड़िया लेकर नहीं खेलती? बच्ची की बात में दम था। अगली सुबह मैं पूरी तरह जाग भी नहीं पाया था कि सोफी फिर आ गई। उठो और नाश्ता बनाओ, आज शो वाले खाना नहीं देंगे, सिर्फ सामग्री देंगे, हमें खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन रात भर गेम खेलने और अपनी बेकार सपोर्टिंग कैरेक्टर वाली जिंदगी के बारे में सोचने की वजह से मैं बहुत देर से सोया था। मेरे अंदर उठने की ताकत नहीं थी। पता नहीं कितना समय बीत गया, फिर सोफी ने मुझे दोबारा जगाया। अगर अब नहीं गए तो बाकी लोग सारी सामग्री ले जाएंगे। मैंने आंखें बंद रखते हुए कहा, तो रहने दो, तुम किसी और ग्रुप से ले लेना। सोफी चली गई, लेकिन मैं फिर से सो पाता उससे पहले ही वह वापस आ गई। उठो, मैंने नाश्ता बना दिया है और आपको सब खत्म करना पड़ेगा। कितनी जिद्दी छोटी लड़की थी। मैं फोन देखते हुए डाइनिंग रूम में पहुंचा और सामने का नजारा देखकर लगभग अंधा हो गया। पूरा टेबल शानदार ईस्ट मीट्स वेस्ट ब्रेकफास्ट से भरा हुआ था, खासकर लियम और एवा के सामने ताजा बनाए गए पकौड़े, हाथ से खींचे गए नूडल्स, अभी अभी बेक किए गए एग टार्ट्स, छिल्ला हुआ पोमेलो और आर्ट के नमूने जैसी सजी हुई फलों की प्लेट। बाकी माता पिता ने भी अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था। एक माँ ने हैरानी से कहा, लियम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना अच्छा खाना
बना सकते हो। लियम हल्के से मुस्कुराया, मैं बचपन से खाना बनाता आया हूँ, इसीलिए आदत है। दूसरे ने पूछा, तो तुम आज बहुत जल्दी उठे होंगे? मुझे सिर्फ सैंडविच और सलाद बनाने में 1 घंटा लग गया। मैं 6:30 पर उठा था और फिर भी मुश्किल से समय पर बना पाया। लियम हंस पड़ा, मैं थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। आज मैं सुबह 4 बजे उठ गया था। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मैं उन्हें हमेशा सबसे अच्छा देना चाहता हूँ। मुझे खाना बनाना भी पसंद है और ये सब एवा की पसंदीदा चीजें हैं। जब मेरे अपने बच्चे होंगे तो मैं उनके लिए अक्सर ऐसा करूंगा। लाइव चैट फिर पिघल गया। मैं लियम से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे भी ऐसा काबिल पति चाहिए। उसके बच्चे कितने खुशकिस्मत होंगे, काश मैं उसका बच्चा होता। लेकिन कुछ लोग अलग सोच रहे थे। इतनी सुबह उठकर रोज नाश्ता बनाना बहुत थका देने वाला नहीं है। लियम मुस्कुराया, जिससे प्यार करते हो उसके लिए थोड़ी नींद कुर्बान करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुरंत कमेंट आया, अगर इतनी कुर्बानी देनी पड़ती है तो मैं शादी और बच्चों से दूर ही रहूंगा। प्यार का मतलब हमेशा खुद को बलिदान करना क्यों होता है? अगर प्यार यही है तो मैं जिंदगी भर सिंगल ठीक हूँ। उधर सोफी ने मेरे लिए टोस्ट बनाया था और दूध गर्म किया था। मैंने बाकी लोगों की सुबह जल्दी उठने वाले आदर्श माता पिता वाली बातचीत को पूरी तरह इग्नोर किया। सीधे बैठकर सोफी द्वारा दिया गया पूरा खत्म करना जरूरी वाला नाश्ता तेजी से खत्म कर दिया। लाइव चैट में अचानक नए कमेंट आने लगे। अचानक मुझे ईथन की आलसी लेकिन दोस्त जैसी पेरेंटिंग स्टाइल पसंद आने लगी है। शायद मैं उसका फैन बनने वाला हूँ। मुझे उसका और सोफी का रिश्ता भी अच्छा लग रहा है। जरूरत पड़ने पर वह केयर करता है और मजाक का समय आए तो दोस्त की तरह बर्ताव करता है। उन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत रिलैक्स और खुशमिजाज लगता है और यही इसकी सबसे अच्छी बात है। सच कहूँ तो मैं भी उससे जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उतना ही आलसी हूँ जितना ईथन। हा हा, ओ भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। कल सोफी की बातों के बाद लियम थोड़ा असहज हो गया था। आज उसने उससे ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी उसने एवा को सोफी के साथ खेलने भेजा और उसे अपना नाश्ता शेयर करने का न्योता भी दिया। हालांकि सोफी ने दोनों बार बहुत विनम्रता से मना कर दिया। यह एक स्लो पेस रियलिटी शो था और क्योंकि इसमें कई अमीर परिवारों के मेहमान शामिल थे, डायरेक्टर ज्यादा मुश्किल टास्क देने की हिम्मत नहीं करता था। ज्यादातर काम बस खाने, घूमने और खेलने से जुड़े होते थे। असल में सुबह के लिए कोई टास्क रखा ही नहीं गया था। डायरेक्टर ने देखा कि सारे माता पिता इतनी सुबह उठ गए थे, तो चापलूस अंदाज में उसने सोचा कि मेहमानों को थोड़ा आराम करने दिया जाए। लेकिन जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ, बाकी माता पिता खासकर लियम की अगुवाई में फिर से किचन में घुस गए। अब वे अपने बच्चों के लिए दोपहर का खाना तैयार करने लगे। जल्द ही हर कोई किसी ना किसी काम में बिजी था और मैं भी बहुत बिजी था, सोने में। सोफी ने मुझे रोक लिया। क्या हम लंच नहीं बनाएंगे? मैंने जम्हाई लेते हुए कहा। थोड़ी देर सोने दो, फिर बना लेंगे। सच में? मुझ पर भरोसा करो दोस्त, मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की भविष्य की शादी की कसम खाता हूँ। 1 घंटे बाद मैं जरूर उठकर लंच बनाऊंगा। सोफी ने भौहें सिकोड़ ली। मम्मी से पहले आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके पास से निकल कर तेजी से कमरे में भाग गया। लाइव चैट फट पड़ा। बच्ची बेवकूफ बन गई। मैं अपनी पूरी जमा पूंजी की शर्त लगाता हूँ कि जिस एक्स गर्लफ्रेंड की बात ईथन कर रहा है वो सोफी की माँ ही है। तुम जीत गए। ईथन पहले एक शो में कह चुका है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड रही है, उसका पहला प्यार, जो अब उसकी पत्नी है, यानी सोफी की माँ। हा हा, मैं मुस्कुराया। कम से कम कोई तो मुझे समझता है। और फिर लंच के समय सोफी ने खुद एक साधारण नूडल सूप बनाया। मुझे खाने के लिए उसे 4 बार बुलाना पड़ा, तब जाकर मैं बिस्तर से उठा। खाना खाते समय शर्म के मारे मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। सोफी ने नाराज होकर कहा, और आपको मम्मी से तलाक मांगने की हिम्मत भी है? आप इतने आलसी हो। अगर आपके साथ कोई ना हो जो आपका ख्याल रखे तो आप घर में भूख से मर जाओगे। मैंने तुरंत मना किया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब मैं आलस नहीं करता तो मैं काफी मेहनती इंसान हूँ और पिछले 6 महीनों से हर सुबह मैं ही तो उठकर तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए नाश्ता बनाता था। लेकिन इस समय मेरे पास बहस करने का कोई हक नहीं था, इसीलिए मैंने सिर झुकाकर चुपचाप नूडल्स खाना जारी रखा। लाइव चैट फिर चालू हो गया। हाय, ये छोटी बच्ची अपने बेवकूफ पापा की देखभाल करते करते खुद परेशान हो रही है। ऊपर वाला कमेंट बिल्कुल सही है। हा 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 हा। मेरे पापा ने अभी मुझे पीट दिया। जब वो कमरे में आए और मुझे ये स्ट्रीम देखते पकड़ा तो उन्हें लगा मैं पढ़ाई छोड़कर जिद कर रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे दोबारा मारा। मेरे पापा तो इससे भी बदतर हैं। उन्होंने मुझे डांटा क्योंकि मैं उनके कहे कपड़े सुखाना भूल गया था। अब कपड़ों में बदबू आ रही है और उन्हें दोबारा धोना पड़ेगा। तुम्हारे पापा को ये स्ट्रीम देखनी चाहिए और इस आदमी की रिवर्स स्लैकर पेरेंटिंग सीखनी चाहिए। काश मेरे पास भी ऐसी बच्ची होती। देखो कितनी समझदार और कामकाजी है। ये बच्ची तुमसे कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। मैं कमेंट पढ़कर अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। मुझे आलसी कहने की हिम्मत कैसे हुई? जब मैं सोफी और उसकी माँ का ख्याल रखता था तब मैं बहुत मेहनती था। अगर हालात ऐसे ना होते तो शायद मैं जिंदगी भर उनका ख्याल रखना चाहता। लेकिन जो चीज आपकी किस्मत में नहीं होती उसे जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता। नूडल्स दिखने में साधारण थे लेकिन स्वाद कमाल का था, क्योंकि सोफी ने दूसरे पिता से थोड़ा गाढ़ा चिकन शोरबा उधार लिया था। क्लोई सिर्फ अपने काम में ही सख्त नहीं थी, वह सोफी के साथ भी बेहद अनुशासन प्रिय माँ थी। सोफी पढ़ाई में डील नहीं दे सकती थी, अपने शौकों में भी नहीं। घर में नौकर होने के बावजूद क्लोई उसे खुद काम करना सिखाती थी। खुद का ख्याल रखना, स्वतंत्र बनना, दूसरों पर ज्यादा निर्भर ना रहना। मैंने सुना था कि जब सोफी सिर्फ 3 साल की थी और गैस चूल्हे तक
उसकी ऊंचाई भी नहीं पहुंचती थी। तब भी उसकी माँ ने उसे किचन में खड़ा करके खाना बनाना सिखाया। पहली बार इतने स्वादिष्ट नूडल्स खाते हुए मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया, अगर मेरी बेटी ऐसी हो तो शायद उतना बुरा भी नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल मैं खुद चौंक गया। मैंने खुद से वादा किया था कि मुझे उनसे दूर रहना है। सिर्फ एक नाश्ता और एक लंच मेरी सोच नहीं बदल सकते। हिम्मत रखो ईथन, तुम ये कर सकते हो। उस शाम डायरेक्टर ने फोन पर नया टास्क भेजा, शहर की मशहूर लोकल फूड स्ट्रीट पर जाना। लेकिन इसी टास्क के बाद लियम, जो पहले सिर्फ मेरे प्रति ठंडा था, अब मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मुझे मार डालना चाहता हो। क्योंकि टास्क खत्म होने तक मेरे लाइव स्ट्रीम के दर्शक उसके नंबर से दोगुने हो चुके थे। सच कहूं तो मैं खुद हैरान था। वह एक ए लिस्ट एक्टर था। उसके फॉलोअर्स की संख्या के आखिरी कुछ अंक भी मेरे पूरे फैन बेस से ज्यादा थे। उसने इस शो का भारी प्रमोशन किया था और उसके फैंस शुरू से ही उसकी लाइव स्ट्रीम में डटे हुए थे। प्लॉट के हिसाब से चाहे मैं और सोफी कितने भी लोकप्रिय हो जाते, हम कभी उसे पीछे नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन हकीकत बेरहम थी, हमने उसे पीछे छोड़ दिया। मैंने काफी सोचा, लेकिन याद नहीं आया कि हमने ऐसा कौन सा खास काम किया था। मुझे बस इतना याद था कि सोफी द्वारा बनाए गए 2 वक्त के खाने के बाद मुझे थोड़ा अपराध बोध हुआ था। इसलिए फूड स्ट्रीट जाने से पहले मैंने उससे कहा, आज जो चाहो खाओ, सब मेरी तरफ से। लेकिन जैसे ही हम फूड स्ट्रीट पहुंचे, सोफी उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या चुने। मैं उससे कहीं ज्यादा समझदार था, क्योंकि सिर्फ बच्चे चुनते हैं, बड़े लोग, उन्हें तो सब कुछ चाहिए होता है। इसलिए मैं सोफी को लेकर पूरी फूड स्ट्रीट पर टूट पड़ा। हमने फैसला किया, हर चीज एक ही खरीदेंगे और आधी आधी बांट कर खाएंगे। हम बस आराम से घूम रहे थे, छोटे छोटे स्नैक्स खा रहे थे और मजे कर रहे थे। अब मैं सच में सोफी को एक दोस्त की तरह ट्रीट करने लगा था। मैंने एक ग्रिल्ड सॉसेज खरीदा और बहुत सोच समझकर सीख से उसका छोटा सा टुकड़ा तोड़कर पहले खुद चखा। मुझे लगा सॉसेज थोड़ा ज्यादा तीखा है, इसीलिए बाकी का हिस्सा सोफी को दे दिया। उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए मैंने कहा, दोस्त ये अच्छा है, बाकी तुम खा लो। फिर मैंने आइसक्रीम शॉप से सबसे महंगा मिल्क शेक खरीदा और साथ में एक खाली कप के लिए भी पैसे दिए। मैंने थोड़ा सा डालकर टेस्ट किया। स्वाद इतना अच्छा था कि गलती से पूरा मिल्क शेक ही पी गया। जब मैंने सोफी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो शर्मिंदगी में तुरंत उसके लिए एक नया मिल्क शेक खरीद दिया। लेकिन उसने कहा कि वह पूरा खत्म नहीं कर पाएगी, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा डाला और बाकी खुद पी गया। सच कहूं तो सिर्फ मिल्क शेक वाली चीज में ही मैंने थोड़ा ज्यादा किया। बाकी हर चीज में मैं बस एक बाइट लेकर बाकी बच्चे को दे रहा था। इस बार मैंने सच में उसका खाना नहीं छीना। असल में मैं पहले ही 2 मिल्क शेक पी चुका था और इतना भर गया था कि बच्चे का खाना छीनने का ख्याल भी नहीं आ सकता था। इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम सोफी का इस्तेमाल करके लोगों की सिंपैथी बटोर रहे थे। लेकिन हमारी लाइव स्ट्रीम का चैट पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव हो चुका था। मैं हंस हंस कर मर जाऊंगी। ईथन दुनिया का सबसे बड़ा खाने का शौकीन है। ये आदमी जो चीज पसंद आती है वो खुद खा जाता है और जो पसंद नहीं आती वो अपनी बेटी को दे देता है। इतना रिलेटेबल है। जब मैं कहती हूँ कि मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरा बॉयफ्रेंड भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। हाँ, इसी मजाक और रोस्टिंग के बीच हमारी स्ट्रीम की व्यूअर काउंट हर सेकंड आसमान छूने लगी। ये पूरी तरह अविश्वसनीय था। अगले दिन तो मेरी लाइव स्ट्रीम लगभग वायलेशन की वजह से बंद ही होने वाली थी। कोई लगातार कमेंट्स में स्पैम कर रहा था कि मैंने फेक व्यूअर्स खरीदे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। सारे आरोप लगाने वाले कमेंट्स गायब हो चुके थे। उसी समय बगल वाले कमरे से शोर सुनाई दिया। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि दरवाजे के पास डायरेक्टर की तेज आवाज सुनाई दी। वह लियम पर चिल्ला रहा था, अगर तुमने फिर ऐसी हरकत की तो सिर्फ ये शो नहीं, तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। लियम बार बार माफी मांग रहा था और कह रहा था कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। वह डायरेक्टर से किसी बड़े आदमी से उसके लिए माफी दिलाने की विनती कर रहा था। मैं दंग रह गया। जो डायरेक्टर पहले लियम को राजा की तरह ट्रीट करता था, वही अब उस पर चिल्ला रहा था। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट सच में पूजा करने लायक था। कुछ देर बाद लियम कमरे से बाहर आया। वह पूरी तरह बदला हुआ लग रहा था। कल रात तक उसकी आंखों में मुझे मार डालने वाला गुस्सा था, लेकिन अब उसका चेहरा शांत और विनम्र था। जब हमारी नजरें मिली, उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे उसने संसार की सारी मोह माया समझ ली हो और अब किसी भी पल एनलाइटमेंट हासिल करने वाला हो। मुझे सच में खुद को रोकना पड़ा कि मैं भागकर डायरेक्टर को थम्स अप न दे दूं। मैंने सोफी से कहा, हमारे शो का डायरेक्टर सच में बड़ा बैडास है। सोफी ने धीरे से कहा, डायरेक्टर नहीं था वो तो साफ। फिर अचानक रुक गई। छोड़िए, अगर आप कहते हैं कि डायरेक्टर बैडास है तो वही सही, जब तक आप खुश हैं। मैंने उसे घूरा। ये छोटी बच्ची आखिर खुद को समझती क्या है? इतनी बेअदबी। अंतिम दिन का टास्क था एक खूबसूरत पहाड़ पर चढ़ाई करना। रास्ते का नजारा सांस रोक देने वाला था। सोफी और मैंने ढेर सारी तस्वीरें खींची और उसकी फोटोग्राफी स्किल्स तो जैसे उड़ान भरने लगी। मुझे पूरा यकीन था कि जब वो बड़ी होकर किसी रिलेशनशिप में जाएगी तो कभी अपने बॉयफ्रेंड की खराब फोटो नहीं खींचेगी। जब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तब शो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू हुआ, इमोशनल फेयरवेल सेगमेंट। होटल के गार्डन को शादी के वेन्यू की तरह सजाया गया था। सब कुछ बेहद रोमांटिक
और खूबसूरत लग रहा था। ड्रामा बढ़ाने के लिए एक बड़ी स्क्रीन पर लाइव कमेंट्स भी दिखाए जा रहे थे। डायरेक्टर चाहता था कि हम रोए और साथ में ऑडियंस भी। जल्द ही हर ग्रुप के साथ एक मिस्ट्री गेस्ट जुड़ने वाला था, आमतौर पर पेरेंट, और अगर वो अवेलेबल ना हो तो कोई रिलेटिव या फ्रेंड। मैंने सोफी और अपने लिए क्लोई की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ओलिविया को बुलाया था। सच कहूं तो शादी के बाद मैंने क्लोई से ज्यादा उसकी असिस्टेंट को देखा था, और मुझे ओलिविया से जरूरी काम भी था। मुझे क्लोई का अगले कुछ दिनों का स्केड्यूल चाहिए था ताकि मैं उसे पकड़कर तलाक की बात कर सकूं। जब हमारी बारी आई इमोशनल स्पीच देने की, तब तक ओलिविया नहीं पहुंची थी, लेकिन उसने मैसेज किया था कि वो रास्ते में है, इसीलिए मैं और सोफी पहले स्टेज पर चले गए। दुख भरा बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा। हम दोनों आमने सामने खड़े थे। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें लाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी लाइव चैट का माहौल अचानक बदल गया। सीन इतना इमोशनल है, म्यूजिक भी इमोशनल है, लेकिन इस बड़े गफबॉल को देखते ही मुझे हंसी क्यों आने लगती है। इथन खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है। मत हंस भाई, ऐसे सीन में हंसना नहीं चाहिए, तू मुझे मार देगा हंसा हंसा कर। मेरी बड़ी मेहनत से लाई गई नकली आंसू उसी पल गायब हो गए। मैं होंठ दबाकर हंसी रोकने की कोशिश करता रहा और आखिर अपनी लंबी इमोशनल स्पीच को छोटा करके बोला, सोफी, शो खत्म होने के बाद भी क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानोगी? चाहे तुम मानो या नहीं, मैंने तो तय कर लिया है कि तुम मेरी दोस्त हो। वैसे फूड स्ट्रीट पर तुमने जो मुझे सबसे महंगा खाना खिलाने का वादा किया था, वो कब पूरा करोगी? अगला हफ्ता या अगला महीना? सोफी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूड स्पॉइलर हूँ। मुझे थोड़ा बुरा लगा। इसमें मेरी क्या गलती थी? लाइव चैट वाले लोग ही इतनी बेवकूफी की बातें कर रहे थे कि अगर मैंने जल्दी स्पीच खत्म नहीं की तो हंसी रोकते रोकते मुझे इंटरनल इंजरी हो जाती। सोफी ने गहरी सांस ली। उसका छोटा सा खूबसूरत चेहरा बेहद गंभीर हो गया। क्या आप मम्मी को तलाक नहीं दे सकते? उस एक वाक्य ने मुझे पूरी तरह रोक दिया। चाहे लाइव चैट में कितना भी हंगामा हो रहा था, अब मैं हंस नहीं पा रहा था। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में हल्का सा दर्द उठा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पापा बने रहें। मुझे आपका मेरे पापा होना अच्छा लगता है। सच में, अगर आप मम्मी को मेरी वजह से तलाक दे रहे हैं तो मैं बदल जाऊंगी। मैं अब आपको अनोइंग नहीं कहूंगी और आप पर गुस्सा भी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। मैं धीरे से बोला, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, दुनिया की सबसे अच्छी। कोई भी इंसान तुम्हारा पापा बनने पर खुद को खुशकिस्मत समझेगा। सोफी ने होंठ काटे और धीरे से पूछा, तो क्या आपको डर है कि मैं भविष्य में आपके और मम्मी के नए बच्चे को तंग करूंगी? मैं समझा सकती हूँ, मैं उसकी असली बेटी नहीं हूँ। आप ही उसके इकलौते बॉयफ्रेंड रहे हो और उसने सिर्फ आपसे ही सगाई की थी। उसका कभी कोई बच्चा नहीं था। मेरी असली माँ उसकी बहन थी, वो मेरी आंटी है। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये उपन्यास इतना लंबा था कि सब कुछ याद रखना मुश्किल था। भले ही मुझे अब सब समझ आने लगा था, लेकिन मैं कुछ बातें भूल चुका था। अगर सोफी ने ये बात नहीं बताई होती तो मुझे याद भी नहीं आता कि वह क्लोई की बहन की बेटी है, जिसकी कई साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। क्योंकि क्लोई की बहन बिना शादी के मां बनी थी और बच्चे का पिता कौन था ये किसी को नहीं पता था। इसलिए क्लोई ने सोफी को गोद लिया था ताकि उसे एक बेहतर जिंदगी मिल सके। लेकिन इससे ये सच नहीं बदलता था कि मैं क्लोई के साथ नहीं रह सकता था। वह मुझसे प्यार नहीं करती थी और मैं किसी पर अपने प्यार को थोप नहीं सकता था। ऐसा करने से वह भी खुश नहीं रहती। अगर आपका और मम्मा का बच्चा हुआ तो मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं तो उसकी देखभाल भी करूंगी और उसे बहुत प्यार करूंगी। मैंने धीरे से कहा, तलाक तुम्हारी माँ और मेरे बीच की बात है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, अगर हमारा तलाक भी हो गया तो भी मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। हमने कहा था ना, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। सोफी का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने फिर मेरी तरफ देखा। ठीक है, मैं स्वार्थी हो रही थी। मम्मा अपने पति के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं और कभी हमारे साथ समय नहीं बिताती। वो एक मशीन की तरह है जिसे सिर्फ काम करना आता है। अगर आप तलाक चाहते हो तो ले लो। वह थोड़ी देर रुकी, फिर धीरे से बोली, लेकिन अगर भविष्य में आपको कोई और पसंद नहीं आया तो मेरा इंतजार करना। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपसे शादी करूंगी। उसके इतना कहते ही एक कान फाड़ देने वाली आवाज ने सब कुछ डुबो दी। वह एक हेलीकॉप्टर था। मैं अपनी आंखों के सामने किसी असली अल्फा सीईओ को हेलीकॉप्टर से उतरते हुए देख रहा था। कैमरामैन, जल्दी क्लोजअप लो, देखना है कौन सा बड़ा सीईओ आया है। हेलीकॉप्टर से दो महिलाएं उतरी, क्लोई और ओलिविया। क्लोई आगे चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे ऑफिस से यहाँ आई हो। उसने सफेद सिल्क की शर्ट और फिटेड सूट पहन रखा था जो उसकी पतली कमर को और उभार रहा था। वह लंबी, खूबसूरत और बेहद प्रभावशाली लग रही थी। जैसे ही वह स्क्रीन पर दिखाई दी, लाइव चैट फट पड़ी। इतनी हैंडसम औरत, डैम, ये कितनी कूल है। इतनी कूल कि लड़कों की कोई औकात ही नहीं बची। मैं और सोफी दोनों अवाक थे। क्लोई हमेशा इतनी बिजी रहती थी कि उसे रुकना तक नहीं आता था। फिर वह किसी वैरायटी शो में क्यों आई थी? अगर हेलीकॉप्टर की आवाज इतनी तेज ना होती तो शायद हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। सोफी मुझसे पहले संभली और दौड़कर क्लोई की तरफ गई। मम्मा, लेकिन क्लोई उसके पास से सीधे निकल गई। तभी हमने देखा कि उसके हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन पर हमारा लाइव प्रसारण चल रहा था। मतलब उसने सब कुछ देख लिया था। मेरा तलाक की बात करना, सोफी का मुझे रोकना और यहाँ तक कि उसका यह कहना कि वह बड़ी होकर मुझसे शादी करेगी। मैं और सोफी एक दूसरे को देखने लगे जैसे मन ही मन एक दूसरे के लिए मोमबत्ती जला रहे हों। क्लोई उन लोगों में से थी जो सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ती थी,
एंटरटेनमेंट शो नहीं देखती थी। सोफी फिर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मम्मा, आपको एथन के साथ बुरा व्यवहार करने की इजाजत नहीं है। मैं भी आगे बढ़ा और सोफी को पीछे खींच लिया। तलाक मैं चाहता हूँ, इसका सोफी से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ हमारे बीच की बात है। क्लोई ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? मैं चुप रह गया। सच तो ये था कि मुझे खुद नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैंने बहुत लंबे समय तक उसका पीछा किया था। मैं रोज उससे मिलने के बहाने ढूंढता था, उसके लिए खाना ले जाता था, जो भी अच्छी चीज मिलती थी उसका हिस्सा उसे भेजता था। त्योहारों पर मैं उसे गिफ्ट देता था, हालांकि वह कभी स्वीकार नहीं करती थी। 1 महीने पहले मैं शराब के नशे में उसकी कार के सामने आ गया था, अंदर घुस गया था और उसे प्रपोज कर दिया था। मुझे धुंधला धुंधला याद था कि मैं रोते हुए उससे कह रहा था कि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि मर जाऊंगा। और जब अगली सुबह मेरी आंख खुली, हम कानूनी रूप से शादीशुदा थे। उसके बाद उसने उसी दिन एक छोटा सा वेडिंग रिसेप्शन किया और फिर बिजनेस ट्रिप पर चली गई। आज तक मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम हमेशा मेरे साथ इतनी ठंडी रही हो, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्लोई एक कदम और करीब आई। उसकी हल्की ऑर्किड जैसी खुशबू मुझे घेरने लगी। क्योंकि वो तुम थे। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? वह बोली, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें मेरा आई मैसेज मेरी अनुमति के बिना मिल सकता था? क्या तुम मेरी कंपनी में घुसकर मुझे खाना और गिफ्ट दे सकते थे? क्या तुम मेरी कार रोक सकते थे, उसके अंदर चढ़ सकते थे और मुझे शादी के लिए प्रपोज कर सकते थे? ये पहली बार था जब उसने मुझसे इतना कुछ कहा था। मैं पूरी तरह हिल चुका था। अगर उसकी बातें सच थीं तो इसका मतलब था कि वह सच में मुझे पसंद करती थी। इसलिए उसने मुझे अपने पीछे आने दिया और आखिर में मुझसे शादी भी कर ली। लेकिन फिर लियाम कार्टर का क्या? क्या मैं सिर्फ शक की वजह से खुद अपनी शादी बर्बाद करने वाला विलेन बन गया था? मैंने खुद को शांत किया और कहा, फिर भी मैं तलाक चाहता हूँ। मान लो कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, हम शांति से अलग हो सकते हैं। मैंने फैसला कर लिया है, अब से मैं सिर्फ मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। मैं हंसा और बोला, बीवी, शादी और बच्चे, ये सब सिर्फ पैसे कमाने की रफ्तार धीमी करते हैं। क्लोए मुझे गहराई से देख रही थी। उसकी आंखों में चोट पहुंचने की हल्की सी झलक थी, लेकिन वह हमेशा अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर थी। इसलिए उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। अगर तुम तलाक चाहते हो तो मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले मेरी एक शर्त है। बोलो। मुझे पता है कि मैं अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, इसीलिए तुम मुझसे निराश होकर जाना चाहते हो। मैं बस तुमसे 1 साल और मांग रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि नई और बेहतर पत्नी बन सकूं। शादी के बाद से पिछले 1 महीने तक मैं लगातार काम कर रही थी ताकि अपना पूरा शेड्यूल खाली कर सकूं और तुम्हारे साथ ठीक से हनीमून मना सकूं। मैं संतुष्ट नहीं हुआ। 1 साल? बिल्कुल नहीं। तो आधा साल? नहीं, ठीक है 1 महीना, बस मुझे 1 महीना दे दो। अगर उसके बाद भी तुम जाना चाहो तो मैं मान जाऊंगी। 1 महीना भी मुझे बहुत लंबा लगा। मुझे 1 महीना दो और जब हमारा तलाक होगा तो मैं तुम्हें $100 मिलियन दूंगी। इस उपन्यास में आने से पहले ये साबित करने के लिए कि मैं उसके पैसे के पीछे नहीं हूँ, मैंने खुद उससे विनती की थी कि वकील से प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट बनवाए जिसमें लिखा हो कि तलाक की स्थिति में मुझे उसकी संपत्ति का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तलाक में मुझे कोई पैसा मिलेगा, लेकिन अब वह मुझे 100 मिलियन ऑफर कर रही थी और मेरा दिल जोर से धड़क उठा। सिर्फ 1 महीने के लिए 100 मिलियन, ये सौदा तो काफी अच्छा लग रहा था। क्या अब कहानी की परवाह करना भी जरूरी था? लेकिन कुछ सेकंड बाद क्लोए फिर बोली, 1 बिलियन और कंपनी में मेरे सारे पर्सनल शेयर्स भी, सब तुम्हारे लिए। मेरा ज्यादातर पैसा कंपनी के प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है, इसीलिए अभी मैं अधिकतम 1 बिलियन कैश ही दे सकती हूँ। सोच लो, सिर्फ 1 महीना। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि तुरंत वकील बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा दूं, और फिर मैंने बेशर्मी से हामी भर दी, क्योंकि सच कहूं तो वह जरूरत से कहीं ज्यादा ऑफर कर रही थी। क्या कोई इंसान इसे ठुकरा सकता था? नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं, मैं बस क्लोए एंडरसन के पैसों पर जीने वाला एक सतही सुंदर लड़का था। घर लौटते ही क्लोए ने $1 बिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। उसने कंपनी के शेयर्स भी मेरे नाम करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वह सब बहुत झंझट लगा, इसलिए मैंने पेपर साइन नहीं किए। 1 महीने बाद क्लोए की कंपनी के कई प्रोजेक्ट से बड़ा मुनाफा हुआ और उसने मुझे फिर से 1 बिलियन ट्रांसफर कर दिया। महीना दर महीना क्लोए मुझे पैसे भेजती रही और इस तरह आखिरकार तलाक कभी हुआ ही नहीं। एक दिन मैंने लियाम की वो तस्वीरें उसके सामने फेंक दी, लेकिन क्लोए बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। तुम रोज सोफी के सामने खुद को फोटोशॉप एक्सपर्ट कहते हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये तस्वीरें नकली हैं, और गौर से देखने पर वह सही थी। उस पेरेंटिंग शो के खत्म होने के बाद लियाम का कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया और उसका क्लोए से फिर कभी कोई संपर्क नहीं रहा। लियाम असल में इस कहानी का मेल लीड होना था, लेकिन क्योंकि मैंने विलेन बनने और कहानी के अनुसार चलने की बजाय अलग फैसले लिए, वही मेल लीड अपना आपा खो बैठा। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, मुझ पर नकली फॉलोअर्स खरीदने का आरोप लगाया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि क्लोए खुद उसे बेनकाब कर देगी। आखिर में वह मुझसे हार गया। अगले साल गलती से क्लोए प्रेग्नेंट हो गई। मैं तो कुछ साल और इंतजार करना चाहता था और मुझे पूरा शक है कि ये सब क्लोए की प्लानिंग थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। उसके प्रेग्नेंट होने के बाद उसने मुझे गिफ्ट में एक लग्जरी यॉट खरीद कर दी, तो मैंने भी सोचा कि इस मुद्दे को यहीं छोड़ देना चाहिए। वैसे भी किसी ने लाखों दर्शकों के सामने वादा किया था कि वह बच्चे की देखभाल में मदद करेगी, इसलिए मैं खुशी खुशी फिर से अल्फा सीईओ का पति बन गया। मैंने क्लोए की कंपनी संभालने में मदद करनी शुरू की
फिर से उसके लिए दिन में 3 बार खाना बनाना शुरू किया और उसे हर समय प्यार से दुलारने लगा। और क्लोए ने भी अपने वादे के मुताबिक मुझे पहले से ज्यादा प्यार और ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं इतना खुश था कि तलाक वाली पूरी बात ही भूल गया। अगले साल हमारी बेटी लिली पैदा हुई। जब भी सोफी स्कूल से छुट्टी लेकर घर आती, हमारा घर कुछ ऐसा दिखता। सोफी, तुम्हारी बहन को भूख लगी है, उसके लिए दूध की बोतल बना दो। सोफी, तुम्हारी बहन रो रही है, जाकर उसे चुप कराओ। सोफी, तुम्हारी बहन ने पॉटी कर दी, उसका डायपर बदल दो। और फिर सोफी बड़बड़ाते हुए जाती, अभी तो गई थी डैड, इस बार लिली की पॉटी थोड़ी डार्क लग रही है, क्या उसे डिहाइड्रेशन हो रहा है? क्या हमें उसके दूध में इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने चाहिए? अपनी छोटी बहन के जन्म के बाद जो लड़की पहले अपनी माँ की तरह शांत और ठंडी स्वभाव की थी, वही अब उसकी देखभाल करने में एक्सपर्ट बन चुकी थी। ओह, और एक और बड़ा बदलाव भी हुआ था। जो लड़की पहले अपनी माँ की तरह बेहद शांत और कम बोलने वाली थी, अब पूरी तरह से बातूनी बन चुकी थी।